हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गौरंगा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग आपके गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है एग्जाम वैक्सीनेशन सीरीज। दोस्तों, ये सीरीज अभी पॉलिटी सब्जेक्ट को लेकर हम लोग आए हैं। बाकी धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट भी आपके सामने हम लोग लेकर आएंगे। बेस्ट 1000 क्वेश्चन एवरी सब्जेक्ट के हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने इससे पहले के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर वो सभी वीडियोज भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो समझा दिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बचते हैं वो आज के वीडियो में आपके सामने मैं लेकर आया हूं। उसके बाद ये प्रेसिडेंट का टॉपिक लगभग पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं टॉपिक वाइज प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जब पॉलिटी के पूरे टॉपिक वाइज प्रश्न हो जाएंगे कंप्लीट, तो फिर मिसलिनियस हम लोग ये श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो राष्ट्रपति के पास लगभग 8 शक्तियां होती है, जिसमें सबसे पहली है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका शक्तियां। दूसरी उसकी होती है लेजिस्लेटिव पावर, जिसको हम कहते हैं विधायिका शक्तियां। तीसरी उसकी होती है फाइनेंशियल पावर, जिसको हम कहते हैं वित्तीय शक्ति। चौथी होती है जुडिशरी पावर, न्यायिक शक्ति। पांचवी उसकी मिलिट्री पावर होती है, सैन्य शक्ति। डिप्लोमेटिक पावर होती है 6 नंबर की, कूटनीतिक शक्ति। और 7th होती है इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति। इन सब के साथ प्रेसिडेंट की एक और शक्ति होती है डिस्क्रिशनरी पावर की शक्ति, वो भी प्रेसिडेंट के पास होती है और गवर्नर के पास भी होती है। तो इसी सीरीज में हम देख रहे हैं यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अगर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की बात करें तो सबसे पहले इसमें आती है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यानी कि अगर हम राज्यसभा का सिनेरियो देखें तो पहले तो आप मुझे बताइए कि राज्यसभा हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर 80 में है, जिसमें कि राज्यसभा के पास कुल 250 सीटें हैं। वर्तमान में इन 250 में से 245 सीटों पर चुनाव होते हैं, या यूं कह सकते हैं कि 245 सीटों पर अभी व्यक्तियों को चुना जाता है। अब इसमें से भी 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और ये 233 व्यक्ति जो हैं वो हमारे भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में से अगर देखें तो पहले तो 2 थी, जिसमें एक दिल्ली थी और एक पुडुचेरी। अब चूंकि जम्मू कश्मीर भी बन गई है यूनियन टेरिटरी, तो अभी देखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें यहाँ पर आती हैं। तो ये मान लीजिए कि पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हो गए हैं। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, तो यहाँ पर 28 राज्य होंगे और 3 यूनियन टेरिटरी होगी, जिनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होगा। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और वो 12 सदस्य समाज सेवा में हो या साहित्य में हो, खेल में हो, इस ऐसे फील्ड के जो मास्टर होते हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो प्रेसिडेंट के पास एक और पावर है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, जिनको एंग्लो इंडियंस कहते हैं, ये एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं दोस्तों? ये एंग्लो इंडियन वो लोग हैं
जब अंग्रेजों के समय जब हमारा भारत था तो अंग्रेजों ने यहीं पर किसी इंडियन पर्सन से विवाह करके और वो यहीं बस गए, यहीं पर वो अपने परिवार को के साथ जीवन यापन करने लगे, तो वो आगे जाकर उनको हमने कहा है एंग्लो इंडियन। तो प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमारी लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है 552, जबकि वर्तमान में 545 सीटों पर व्यक्तियों को चुना जाता है। अब इसमें से 2 व्यक्ति जो हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 543 सीटों पर होते हैं चुनाव, जिसमें देश के 28 राज्य हैं और वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति कब चुन सकता है? जब लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन ना हो, यानी कि कोई भी आंग्ल भारतीय इन 543 सीटों में से चुनकर नहीं आता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति चाहे तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। पर यह प्रावधान जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का, ये संविधान के एक संविधान संशोधन अधिनियम 104 जो कि 25 जनवरी 2020 को हुआ था, उसके तहत इनका अगले 10 साल तक के लिए जो आरक्षण है वो संसद के द्वारा नहीं बढ़ाया गया। इसका मतलब एंग्लो इंडियंस का जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करने का कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। इसी प्रकार आप देखेंगे कि राज्यों की विधानसभा में गवर्नर भी एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता था, पर वो भी अब कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। आगे आप देखेंगे यहां पर प्रेसिडेंट की डिप्लोमेटिक पावर। अब दोस्तों डिप्लोमेटिक पावर को हिंदी में कहते हैं कूटनीतिज्ञ शक्तियां। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैंने अनुच्छेद 52 के तहत आपसे कहा है कि प्रेसिडेंट, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही विल बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वह देश का प्रथम नागरिक होगा। और देश का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है, यानी कि जितनी भी हमारे देश की बाहरी देशों के साथ ट्रीटी साइन होती है, एग्रीमेंट साइन होते हैं, वो सबके सब एग्रीमेंट और ट्रीटीज, जिनको हिंदी में कहते हैं संधियां और समझौते, ये किसके नाम से होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। दूसरी बात यदि आप यहां पर देखेंगे तो इंडिया इज रिप्रेजेंटेड ऑन इंटरनेशनल फोरम। मैंने कहा था ना, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत जो है वो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति। अगर यहां पर डिप्लोमेटिक पावर की बात करें तो देखिए हमारे देश के कुछ राजदूत और उच्चायुक्त जो होते हैं वो दूसरे देशों में अपॉइंट किए जाते हैं, ताकि जो पॉलिटिकल रिलेशन है वहां से डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो स्टेब्लिश हो सके एक देश के दूसरे देश के साथ। तो यहां पर क्या होता है कि हमारे देश के कुछ एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। पर किसकी सलाह पर किया जाता है दोस्तों? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। और ये एम्बेसडर बाहरी देशों में होते हैं, विदेशों में ये नियुक्त किए जाते हैं, ताकि दूसरे देश का हमारे देश के साथ जो पॉलिटिकल रिलेशंस है, डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो स्टेब्लिश रहे। आगे आप देखेंगे तो आज की श्रृंखला को हम स्टार्ट करते हैं और पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सबसे पहले लिस्ट 1 में देखेंगे तो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है? क्योंकि लिस्ट 2 में आपका आ रहा है यहां पर सोर्सेस, यानी जब हमारा संविधान बना था तो हमने कौन कौन से देशों के संविधान से वहां के
कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज अडॉप्ट की है वो यहाँ पर आपको जाननी जरूरी है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मेरा लास्ट लेक्चर आपने देखा हो तो इमरजेंसी पावर का मैंने वहां पर जिक्र किया था दोस्तों। और इमरजेंसी पावर जो है भारत ने कहां से अडॉप्ट की है दोस्तों? जर्मनी से अडॉप्ट की है। और इमरजेंसी पावर हमारे संविधान के भाग 18 में दी गई है। और कौन से आर्टिकल से लेकर है? 352 से लेकर 360 तक है। यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए। दोस्तों मैं आपसे इतना कहूंगा कि यदि आपने मेरे 1000 प्रश्न के सभी वीडियोज को बहुत ध्यान से देखा और सुना और उसके नोट्स बनाए तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, यदि उसमें पॉलिटी आती है और कोई प्रश्न पॉलिटी का आता है तो दोस्तों वो आपसे बनेगा। ये मेरा आपसे वादा है, गारंटी है मेरी। इतना मैं यहाँ पर पॉलिटी आपके सामने डिस्कस कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर की नहीं दोस्तों। हम लोग आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड पूरे 1000 क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे और जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उन सबको ध्यान में रखकर ये वीडियोज आपके लिए मैं बना रहा हूँ। प्लीज आप लोग अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप अन्य दोस्तों को भी जोड़िए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके। आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। चलिए, तो इमरजेंसी पावर की अगर हम बात करें तो भैया मैंने आपको इमरजेंसी पावर बताई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी भाग 18 के आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। अब आपको बाकी भी नहीं पता तो आप ये देखिए कि ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये सी है और ये डी है। यानी सी में थर्ड जो ऑप्शन होगा उसमें फर्स्ट आना चाहिए। और दोस्तों फर्स्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो यानी यही क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। चाहे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने अफ्रीका से लिया है, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने आयरलैंड से लिए हैं, ये बात भी सही है। और यहाँ पर यूनियन स्टेट रिलेशनशिप का जो हमने कनाडा से लिया है, ये बात मैंने हिंदी में भी लिखी है। मेरे जितने भी वीडियो आप आएंगे वो सब बायलिंगुअल होंगे। और यदि दोस्तों आप लोग, मैं एक सूचना और आपको देना चाहता हूं, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हम लोग जो है एक बैच लेकर आ रहे हैं मैथमेटिक्स का। उसमें हम लोग 4500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विद कॉन्सेप्ट, जो कि सभी एग्जामों को ध्यान में रखकर मैंने ये कोर्स तैयार किया है। और इसकी प्राइस मात्र 199 रुपये रखी गई है। ये एक पेड कोर्स है जो कि जूम एप्लीकेशन पर मैं लेके आऊँगा। रात को 9 बजे से 11 बजे तक ये कोर्स होगा और ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 31 मई से। तो यदि आप हमारे इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, मात्र 199 रुपये है दोस्तों, 4500 क्वेश्चन है और लगभग 4 से 5 महीने का ड्यूरेशन होगा इस कोर्स का। अगर आप इस कोर्स को से हम जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9958014853। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आता है आप इसका डेमो भी अटेंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, ये हिंदी में भी मैंने लिखा है, संविधान का संशोधन हमने कहाँ से लिया भैया? अफ्रीका से लिया है। तो अफ्रीका भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में आ गया, थर्ड ऑप्शन। इसलिए अब नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के कॉन्सेप्ट से लिए हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति हमने जर्मनी से ली है, ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। और यूनियन और स्टेट का जो रिलेशन है वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र भी मैं करना चाहूँगा, इन चारों देशों के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आयरलैंड से हमने लिए पहले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, भाग 4 में है और हमारे संविधान के। दूसरा यदि हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका से हमने एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। पहला तो हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो हमारे संविधान के 368 अनुच्छेद में दिया गया है। दूसरा हमने यहाँ से लिया है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ
राज्यसभा मेंबर, यानी राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो भी हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। अगला अगर आप देखेंगे तो अगला है कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। भैया कनाडा से हमने क्या लिया है, तो कनाडा से सबसे पहले तो हमने लिया है फेडरेशन सिस्टम, दूसरा हमने लिया है रेजिड्यू पावर ऑफ द सेंटर टू अपॉइंट द स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर एंड एडवाइजरी ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक है, यानी कि एक मजबूत केंद्र हमने लिया है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति है उसके कॉन्सेप्ट को हमने वहां से लिया है। दूसरा, केंद्र द्वारा जो राज्यों की राज्यपालों की नियुक्ति होती है वो भी हमने कहां से ली है, कनाडा के संविधान से ली है। तीसरा हमने लिया है सर्वोच्च न्यायालय के जो सलाहकार क्षेत्राधिकार है वो एक संघ के प्रावधान के तहत यहाँ कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। अगला आप देखेंगे यहाँ पर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको बताया था जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी पावर, और इमरजेंसी पावर में भी अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो जर्मनी के संविधान से हमने इमरजेंसी पावर के तहत हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है वो हमने लिए हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इमरजेंसी पावर 3 प्रकार की होती है। पहला होता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि संविधान के अनुच्छेद 352 में दी गई है। और दोस्तों इसके भी 3 आधार थे, एक तो युद्ध यानी वॉर था, दूसरा था एक्सटर्नल अग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण, और तीसरा यहाँ पर था आर्म्ड रिबेलियन। देखिए इसको पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था यानी आंतरिक अशांति था, तो उसको चेंज कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, और क्या बना दिया गया दोस्तों, आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अब यदि उसका आधार पॉइंट 1 और पॉइंट 2 है तो उसमें हमारे संविधान के हमारे मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता, बाकी को सस्पेंड कर दिया जाता है। और यदि इमरजेंसी का आधार पॉइंट 3 है, आर्म्ड रिबेलियन है, तो राष्ट्रपति 19, 20, 21 को छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करना चाहे तो वो कर सकता है। मैं वहां पर एक एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके इमरजेंसी को जरूर देखिएगा। बहुत टाइम लगता है दोस्तों बनाने में, इसलिए आप लोगों के साथ की जरूरत है, आप लोग हमारा साथ देंगे तो इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा। अगला आप यहाँ पर प्रश्न देखेंगे तो ये थोड़ा सा यूएस प्रेसिडेंट का है, क्योंकि आजकल एग्जाम में कुछ भी पूछ लेता है, तो मैंने इसीलिए इस नेक्स्ट आपकी जो भी एग्जाम में आप बैठेंगे उसमें हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखा गया है। यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कितने साल के लिए इलेक्ट होता है दोस्तों, तो वो होता है 4 साल के लिए यानी 4 ईयर के लिए, जबकि भारत का जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। यानी इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, और यूएस में जो प्रेसिडेंट होता है वो 4 साल के लिए इलेक्ट होता है। यानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी जॉन बाइडेन साहब वहाँ पर प्रेसिडेंट हैं 20 जनवरी 2021 से, यानी 20 जनवरी 2021 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, और ये 4 साल तक वहां पर राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात हिंदी में भी है, तो इसका आंसर यहां से हो जाएगा आपका 4 ईयर। तुक्का मत मारिएगा। देखिए दोस्तों, इसका प्रश्न का आंसर कई बार अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप ये सोचेंगे कि यार भारत का राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाता है, तो हो सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति भी 5 साल के लिए चुना जाएगा। मुझे आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके कि आप इस प्रश्न को यहाँ पर देखने से पहले क्या आपको ये प्रश्न आता था, अगर आता था तो यस करिएगा, नहीं आता था तो नो करिएगा। चलिए, थोड़ा सा मैं यूएस प्रेसिडेंट के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि वर्तमान में मैंने आपको कहा है जो बाइडेन साहब वहाँ के प्रेसिडेंट है, जो कि 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति बने हैं। और कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, 46 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, 46 नंबर के राष्ट्रपति वो बने हैं। अच्छा, मेरा कमेंट बॉक्स में आपसे प्रश्न रहेगा कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, यानी इससे पहले 45 नंबर के राष्ट्रपति कौन थे। देखिए ये आंसर आपको आता है, कमेंट बॉक्स में आपसे मैंने इसका आंसर मांगा है, यानी आप मुझे इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे तो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कौन है, तो कमला हैरिस। आप जानते हैं ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है दोस्तों। ये प्रश्न आप जरूर याद रखिएगा। और ये कौन से नंबर की बनी है, वर्तमान 49 नंबर की है। अगला आपसे ये भी पूछ सकता है कि
जो जॉन बाइडेन साहब हैं वो कौन सी पार्टी से चुनकर आए हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनकर आए हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे तो ये 53 क्वेश्चन मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने आपसे लास्ट क्लास में वादा किया था कि मैं आपको यहाँ पर मेजोरिटी के बारे में समझाऊंगा, बहुमत के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर पुट किया है। द रूल ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ, देखिए प्रश्न सीधा सीधा है कि भैया 2/3 बहुमत चाहिए, वो भी किसका, टोटल मेंबर्स का, यानी कि जो संसद के दोनों सदन हैं उसके 2/3 बहुमत से कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पास होता है या इमरजेंसी होता है या इम्पीचमेंट होता है या डिसअप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है, बताइए। तो भैया 2/3 बहुमत से ये सबसे हार्ड है, यहाँ पर 2/3 बहुमत से जो है टोटल मेंबर का 2/3 बहुमत जो है वो किसके रिजोल्यूशन में आता है दोस्तों, तो वो आता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी अनुच्छेद नंबर 61 के तहत जिस मेजोरिटी का यूज किया जाता है वो है 2/3 बहुमत, वो भी कुल सदस्यों का। तो यहाँ पर हिंदी में भी आप देख सकते हैं कुल संख्या के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित होना चाहिए और वो है राष्ट्रपति का महाभियोग। और राष्ट्रपति का महाभियोग मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताया है मेरे, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक करें और बड़ी शिद्दत के साथ उस वीडियो को जरूर देखें। मेजोरिटी की बात मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कि बहुमत जो होता है दोस्तों वो 4 प्रकार का होता है। देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार का बहुमत दिया गया है, 4 प्रकार का। पहला है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दूसरा सिंपल मेजोरिटी, तीसरा इफेक्टिव मेजोरिटी और चौथा है स्पेशल मेजोरिटी। आप जैसे ही ये देख रहे हैं आपके मन में प्रश्न आ गया कि सर कौन सी मेजोरिटी कहाँ यूज होती है, प्लीज इसको भी आप समझाइए। तो दोस्तों एक एक करके मैंने चारों मेजोरिटी का बहुत विस्तार से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया है। तो पहली मेजोरिटी देखते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसका मतलब होता है कि जिस हाउस की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उसकी टोटल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहां पर समझाता हूं कि लोकसभा में भी सीटें हैं 545 और राज्यसभा में सीटें हैं 245, इसका अगर 50% आप निकालोगे दोस्तों तो ये आता है 273, लगभग 273, 272 पॉइंट समथिंग आता है, तो 273 इसको मानेंगे। तो 273 प्लस, अगर यहां पर 273 प्लस लोगों का बहुमत है तो उसको हम समझेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। इसी प्रकार यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका आधा कर लीजिए आप, तो इसका आ जाएगा 123 प्लस। 123 प्लस लोगों का अगर बहुमत है तो वहां पर राज्यसभा में उस पार्टी का बहुमत है। और जनरली इस एब्सोल्यूट मेजोरिटी को हम लोग इलेक्शन में यूज करते हैं, यानी अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में सरकार जो है वो बीजेपी की है और प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भी पार्टी, और देखिए हमारे भारत में जो है सरकार उस पार्टी की बनती है जिस पार्टी का लोकसभा में बहुमत होता है, और बहुमत कितना होना चाहिए दोस्तों, 50% से एक ज्यादा। यानी अगर कोई पार्टी 274 सीटों के साथ जीत जाती है तो उसका लोकसभा में बहुमत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 273 प्लस है और यहाँ पर 123 प्लस है। तो मैंने ये पूरा समझाया है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज सिर्फ और सिर्फ हम लोग इलेक्शन में यूज करते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत। देखिए दोस्तों साधारण बहुमत की बात यहाँ पर क्या है कि सिंपल मेजोरिटी मीन्स मेजोरिटी ऑफ 50%। यहाँ पर भी 50% ही है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में भी 50% था, पर यहाँ पर 50% किसका है, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जबकि वहां पर किसका था, टोटल स्ट्रेंथ का। यानी कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको बताऊं तो जैसे मान लीजिए लोकसभा में 545 सीटें हैं,
और जिस दिन ये बिल पास करना है, कोई भी साधारण बिल, जो साधारण बहुमत से जो बिल पास होता है, अगर वो बिल पास करना है और उस दिन सदस्य आए हैं 520, कितने सदस्य आए दोस्तों? 520, यानी प्रेजेंट कितने हो गए? मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग दोनों लिख रखा है यहाँ पर, तो भैया प्रेजेंट कितने उस दिन? 520। अब कुछ 50 लोग ऐसे हैं, ये मान लीजिए, जो ये चाहते हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे, हम जो ये बिल है इस पर वोट ही नहीं करेंगे, तो उनको लैप्स कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो कितने बचेंगे? 470। अब 470 जो बचे हैं उसका 50% निकाल लेंगे, तो 50% कितना हो गया? जरा यहाँ पर देखेंगे तो 235। अब 235 से ज़्यादा लोगों ने उस दिन, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन 235 से ज़्यादा लोगों ने उस बिल को पारित कर दिया, उस बिल पर साइन कर दिए, तो वह बिल उस सदन से पारित समझा जाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? बताइए मेरे को। अगला आप देखेंगे यहाँ पर, अगली है इफेक्टिव मेजोरिटी। दोस्तों इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है कि जो वैकेंट सीट होती है उनको भी लैप्स कर दिया जाता है। बस सिंपल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी का यही फर्क है, यानी यहाँ पर भी 50% से ज़्यादा ही होना चाहिए, पर किसका होना चाहिए दोस्तों? इफेक्टिव स्ट्रेंथ का। और ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, मीन्स आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ वी डिडक्ट द वैकेंट सीट। यानी कि अगर पिछली सिंपल मेजोरिटी में देखें तो हमने क्या किया, वहाँ पर 545 में से जो एब्सेंट थे उनको हटा दिया, या जो प्रेजेंट थे उनको ले लिया, ऐसे समझिए। पर इसमें क्या होता है कि 545 में से जो वैकेंट सीट है उनको भी लैप्स कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, मैंने एग्जांपल भी यहाँ पर दिया है, 545 टोटल सीट है लोकसभा में, उसमें से 5 सीटों पर वैकेंट है, यानी 5 सीटों पर अभी कोई प्रतिनिधि नहीं चुना गया है। एब्सेंट नहीं कह रहा दोस्तों, मैं यहाँ वैकेंट कह रहा हूँ, और सीट वैकेंट होने का मतलब ये है कि यह उस सीट पर अभी तक कोई भी प्रतिनिधि नहीं चुना गया। अगर कोई प्रतिनिधि चुन भी लिया गया है तो उसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई है, तो वो सीट दोबारा इलेक्शन के दौरान चुनी जाएगी, उससे पहले तक वो क्या मानी जाएगी? वैकेंट मानी जाएगी, खाली मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, वैकेंट सीट को हटा दिया जाता है। अब 545 में से 5 हटा देंगे तो बचा 540, और 540 का 50% यहाँ पर होना चाहिए। 540 का 50% देखेंगे तो 270 आता है, और 270 प्लस यानी एक ज़्यादा 271 लोग यदि वोट कर देते हैं तो वह बिल, जो जिस बिल में इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत होती है, वो सभी बिल उस सदन से पारित समझे जाएंगे। इसमें थोड़ा सा उस सिंपल मेजोरिटी और इफेक्टिव मेजोरिटी में बस थोड़ा सा चेंजेज है। वहां पर क्या होता है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग लिया जाता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैकेंट सीट को हटाकर जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ बचती है उसका हाफ लिया जाता है। अगला अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो है स्पेशल मेजोरिटी। और दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें 2-3 टाइप जो मेन है हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला है आर्टिकल 61 के तहत क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और 61 किसको लेकर है? जैसा कि मैंने प्रश्न में भी समझाया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इम्पीचमेंट को लेकर है, राष्ट्रपति के महाभियोग को लेकर है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, यानी कि 2/3 बहुमत चाहिए होता है उस सदन का। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूं तो लोकसभा में 545 सीटें हैं, और 545 का 2/3 लोग यहाँ पर चाहिए, यानी ये आपका हो गया 1090, और 1090 का थर्ड भाग कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 363 प्लस, यानी 363 लोग जो हैं उसमें आपको वहां पर वोटिंग करेंगे, तभी वो बिल उस सदन से पारित समझा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखिए 363 या 364 प्लस ले सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर कि 368 संविधान संशोधन बिल के तहत जो स्पेशल मेजोरिटी ली जाती है वो क्या है? तो भैया वो स्पेशल मेजोरिटी है प्रेजेंट एंड वोटिंग, जबकि इम्पीचमेंट में क्या है? टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपको ये भी एक एक्सप्लेनेशन के तहत समझाता हूं। मान लीजिए हमारे यहाँ पर वही बात आ गई कि 545 लोग हैं और प्रेजेंट कितने हुए उस दिन, मान लो 520, और वोटिंग करना चाहते हैं 40 लोग ऐसे हैं
जो वोटिंग नहीं करना चाहते, 40 लोगों को हटा देंगे तो यहाँ पर कितने बचे दोस्तों, 480 लोग बचे हैं। और 480 लोगों का 2/3 कितना हो गया यहाँ पर, अगर 480 लोगों का 2/3 लेंगे तो 320 प्लस हो गया। यहाँ पर 320 प्लस लोग जो हैं वहां पर वोट करने चाहिए। प्लस इसमें एक बात और कही गई है कि 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, यानी कि दोनों में से, एक तो प्रेजेंट एंड वोटिंग में से भी 2/3 का और टोटल स्ट्रेंथ का 50%, दोनों में से जो अधिक होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। जैसे यहां पर अगर देखें तो उस हाउस के टोटल मेंबर है 545 और इसका 50% आप निकालेंगे तो आ जाएगा 273 प्लस, यही आएगा। आप यहां पर देखिए 320 ज्यादा है, यानी इस केस में इसको कंसिडर कर लिया जाएगा। पर यदि किसी केस में यहां पर ज्यादा लोग नहीं आते हैं और ये संख्या 273 से कम चली जाती है तो वहां पर 273 को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है, फॉर आर्टिकल 249, और आर्टिकल 249 पिछले वीडियो में मैंने समझाया है। 249 क्या है, यदि राष्ट्रहित में कोई राज्य सूची पर के संसद कानून बनाना चाहे तो वो आर्टिकल 249 में दिया हुआ है, और उस पर भी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, वो भी किसकी, प्रेजेंट एंड वोटिंग की। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब सीधा सीधा जो मैंने ये एग्जांपल समझाया है आपको, ये वाला यही प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या होता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ साथ वहां पर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का भी 50% लिया जाता है। यानी इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की एब्सोल्यूट मेजोरिटी ही है। इसका मतलब कई बुकों में आप देखेंगे वोटिंग सपोर्टेड बाय, यहाँ पर सपोर्टेड के बाद वो लिख देते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, क्योंकि ये चीज एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी ही है। आगे आप देखिए अगला प्रश्न है, हु अमंग्स द फॉलोइंग अपॉइंट्स चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बिल्कुल, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और भैया जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। यहां पर जो इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं वो कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, यानी कि अध्यक्ष जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुना जाता है, यानी उससे पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। सिर्फ उन्हें ही यहाँ पर चेयरपर्सन के तौर पर चुना जा सकता है। और कौन चुनते हैं उसको दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति चुनते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुनते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि अध्यक्ष अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, यानी इनको भी कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। ये मैंने एज ए हिंट आपको यहाँ पर याद करने का तरीका बताया है। थोड़ा सा नेशनल ह्यूमन राइट के बारे में अगर बात करें तो देखिए नेशनल ह्यूमन राइट जो है उसके चेयरमैन जो है वो कोई भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। और इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं दोस्तों, इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं, यानी एक तो चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं। हालांकि इसके कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं, जैसे कि वो अदर जो कमीशन है, एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, इन जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये चेयरमैन और जो अदर मेंबर है वो कब तक बन सकते हैं, कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो भैया ये 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, या इनकी एज 70 साल से 70 साल, यानी अगर मान लीजिए जैसे कोई मेंबर जो है वो 67 की एज में एनएचआरसी का मेंबर बनता है, कोई कैंडिडेट जो है, और वो 70 साल 3 साल में पूरे कर चुका होगा, तो यहाँ पर या तो 70 साल या 5 साल, जो भी पहले हो जाए उतने समय के लिए वो चुना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर वर्तमान में एनएचआरसी के चेयरपर्सन कौन है, तो देखिए वर्तमान में एनएचआरसी के कोई भी चेयरपर्सन नहीं है। यहाँ पर अगर कोई भी चेयरपर्सन नहीं है तो वहाँ पर एक्टिंग चेयरपर्सन का कार्यभार कौन संभालता है, तो वो संभालते हैं 4 मेंबर में से ही कोई एक।
वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा ही, क्योंकि जब चेयरमैन और जो चारों मेंबर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो एक्टिंग पर्सन को भी, चेयरपर्सन को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, और वो है जस्टिस पीसी पंत। अगर आप यहां पर देखें तो जो लास्ट चेयरमैन रहे अभी एनएचआरसी के, वो रहे एचएल दत्तू। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हमारे कौन से नंबर के दोस्तों? 42 नंबर के, सन 2014 से लेकर 2015 में, यानी 2014-15 में ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जो कि लास्ट चेयरमैन थे अभी एनएचआरसी के, और इनके कार्यकाल के बाद अभी तक कोई भी चेयरपर्सन नहीं चुना गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हेन एन यूएस प्रेसिडेंट डाइज, बिल्कुल, तो वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम प्रेसिडेंट ऑफिस एंड कंटिन्यू इन दैट कैपेसिटी। अब अगर ये प्रश्न आपने आज से पहले अगर नहीं देखा होता, ये एग्जाम में सीधे आप देखते, तो मेरी गारंटी है आप इसका आंसर मानते 6 मंथ, क्योंकि आप क्या करते, भारत का राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया है कि भारत के राष्ट्रपति का पद यदि किसी कारणवश खाली हो जाता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है, और मैक्सिमम कितने समय के लिए कर सकता है? वो 6 मंथ के लिए कर सकता है। और यही कॉन्सेप्ट आप यहां पर भी अप्लाई कर देते और आपका हो जाता प्रश्न गलत। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा कि फुल लेंथ ऑफ द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की कुर्सी पर रहता है। ठीक है, तो यहां पर 6 मंथ नहीं आएगा, यहां पर आंसर आएगा फुल लेंथ ऑफ अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ ऑफिस। यदि आपको प्रश्न इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहे हो तो हिंदी में भी है, और हिंदी नहीं समझ में आ रही हो तो इंग्लिश में भी है, दोनों ही मीडियम में मैं ये प्रश्न आपको लेकर आया हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्टेट गवर्नर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शंस। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है कि भैया प्रेसिडेंट जो होता है वो उसके प्लेजर में, उसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। कितने लोग? गवर्नर काम करता है, अटॉर्नी जनरल काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करती है। ठीक है, तो ये सब अगर प्रसाद पर्यंत है तो यहाँ पर गवर्नर किसको रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रेसिडेंट को ही रेस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है 2 तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछता है, बुकों में भी 2 प्रकार से दिया गया है। अगर कलेक्टिवली पूछे दोस्तों, सुन लीजिएगा, अगर कलेक्टिवली पूछे, सामूहिक रूप से पूछे, तो भैया ये लोकसभा को जिम्मेदार होती है, और इंडिविजुअली पूछे तो प्रेसिडेंट को जिम्मेदार होती है। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रत्येक मंत्री की बात करें तो प्रत्येक मंत्री तो राष्ट्रपति को जिम्मेदार होते हैं, जबकि पूरी की पूरी मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा को जिम्मेदार होती है। यही बात हिंदी में लिखी गई है, और इसका आंसर आपके सामने बन जाएगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपके सामने में लेकर आया हूं, प्रणब मुखर्जी बोर्न। आज थोड़े से डिफरेंट प्रश्न हैं, आपने हो सकता है कई प्रश्न आज ही इस वीडियो में देखे हो, तो इसलिए मेरा उद्देश्य आपके एग्जाम को क्रैक करवाना है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर ट्रेंड बदल रहा है। कुछ जो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से बाहर प्रश्न है, ऐसे बेतुके के प्रश्न भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो सारे प्रश्नों को, सारे कॉन्सेप्ट को, सारे एग्जामों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको वीडियो बनाया है। प्रणब मुखर्जी वॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में जीता था दोस्तों? तो आप यहां पर बताएंगे। अच्छा, प्रणब मुखर्जी जो है वो 2012 से लेकर 2017 तक राष्ट्रपति रहे, और कौन से नंबर के रहे हैं? 13वें नंबर के, क्योंकि 14वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और ये कौन सी पार्टी के थे? 14वें नंबर के राष्ट्रपति जो हैं वो बीजेपी से हैं, यानी बीजेपी से पहली बार कोई राष्ट्रपति बना है वो है श्री रामनाथ कोविंद जी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं, और इनके अपोजिट में देखिए ये कौन सी पार्टी से थे? तो आप कहेंगे सर ये कांग्रेस पार्टी से थे। तो इनके अपोजिट में पीए संगमा, ये मणिपुर के हैं, और ये जो है बीजेपी से चुने गए थे, बीजेपी के तरफ से खड़े हुए थे, और प्रणब मुखर्जी ने इनको हराकर भारत के अगले राष्ट्रपति बने थे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पीए संगमा। मैं इनके बारे में, आप प्रणब मुखर्जी के बारे में तो सब कुछ जानते हैं,
पर पीए सगमा जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सॉरी, मैंने आपको मणिपुर बोल दिया, वहां पर ये आएंगे मेघालय। ये कहाँ से थे दोस्तों? मेघालय से थे। तो यहाँ पर पीए सगमा जो है वो पॉलिटिशियन है एक, और जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं। कब से कब तक रहे दोस्तों? 1996 से लेकर 1998 तक। और ये जो है मेघालय के चीफ मिनिस्टर भी, मुख्यमंत्री भी रहे हैं 1988 से लेकर 1990 तक, पीए सगमा जी। और कौन सी पार्टी से खड़े हुए थे? बीजेपी से खड़े हुए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हेन द बोथ द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर वैकेंट। ये कह रहा है कि लोकसभा का स्पीकर और लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हो तो ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर शैल बी परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ लोकसभा। बिल्कुल सही है। तो वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? देखिए, स्पीकर जो है वो चुना तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जाता है, पर उसे अपॉइंट करने का काम कौन करता है दोस्तों? उसे अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। यानी कि अगर प्रेसिडेंट और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों की सीट खाली है तो जो मेंबर एज स्पीकर अपॉइंट किया जाएगा तो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है दोस्तों? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अगला है, व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कॉल्स वैकेंट हिज ड्यूटीज विल बी परफॉर्म्ड बाय वन ऑफ द अदर जज ऑफ कोर्ट। बिल्कुल, यहाँ पर अब आप मुझे बताइए, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है दोस्तों? तो मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया हुआ, देखिए बहुत सारी चीजें मैंने आपको प्रश्नों के माध्यम से क्लियर करवा दी है। आपने अगर कहीं भी पॉलिटी पढ़ी है तो प्लीज आप लोग एक बार मेरे वीडियोस को देखना, आपका पॉलिटी रिवाइज हो जाएगा। और रिवाइज ऐसा होगा दोस्तों, आपकी खोपड़ी में फिट बैठ जाएगा। तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं या जो अदर जजेज होते हैं, उनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। पर यदि प्रश्न मान लीजिए ऐसा होता कि भैया इनको ओथ कौन दिलवाता है, तो इनको ओथ कौन दिलवाता है? गवर्नर दिलवाता है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट अगर इनको अपॉइंट करता है और ये अभी इनकी सीट वैकेंट है, यानी कोई भी चीफ जस्टिस नहीं है, तो कोई उसी कोर्ट का दूसरा जज चीफ जस्टिस का कार्यकाल संभालेगा, कार्यभार संभालेगा, तो वो भी किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति आ जाएगा। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग ए फाइनल इमरजेंसी। और भैया फाइनल इमरजेंसी हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 360 में है, जो कि आज तक हमारे भारत में कभी नहीं लगी है। तो ऑल मनी बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायर द कंसेंट ऑफ। देखिए यहाँ पर जितने भी मनी बिल होते हैं जो विधानसभा के द्वारा पास्ड किए जाते हैं, उस पर किसकी सहमति की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो उस पर सहमति की आवश्यकता होती है राष्ट्रपति की, क्योंकि राष्ट्रपति ही फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है, वित्तीय आपातकाल को डिक्लेयर कर सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है और आप ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।